जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम UPSSC जूनियर असिस्टेंट, UPPSC RO, इलाहाबाद हाईकोर्ट RO, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? विज्ञप्ति, निविदा, अनुस्मारक या परिपत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है वह अनुस्मारक कहलाता है। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुजान सागर बिहारी, रसविलास देव, संगीतराज राणा कुंभा और रघुवंशम कालिदास। तो इसमें जो असुमेलित युग्म है वह है आपका ऑप्शन ए। सुजान सागर जो रचना है यह बिहारी की नहीं, यह घनानंद की रचना है। घनानंद की रचना है सुजान सागर। बाकी तीनों जो है रसविलास कविदेव की है और संगीतराज राणा कुंभा की है और रघुवंशम जो है आप सभी को पता है कालिदास की है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। सुजान सागर जो है यह घनानंद की रचना है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को, और इन्हें जो है 1966 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। निम्नलिखित में से मुहावरे और अर्थ का कौन सा युग्म उपयुक्त नहीं है? चकमा देना, धोखा देना, कलेजा मुंह को आना, भयभीत होना, टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य, और ऑप्शन डी जो है जबान पर चढ़ना यानी स्वादिष्ट होना। इसमें जो उपयुक्त युग्म नहीं है वह आपका ऑप्शन डी जबान पर चढ़ना होता है, याद होना या कंठस्थ होना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। बाकी तीनों जो है चकमा देना मुहावरे का अर्थ जो होता है वह धोखा देना होता है, कलेजा मुंह को आना यानी भयभीत होना होता है, और टेढ़ी खीर का अर्थ जो होता है वह कठिन कार्य से होता है मुहावरे का अर्थ। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणों की संख्या है, तो गणों की संख्या जो कुल है 8 है। छंद में जो है गणों का प्रयोग होता है और इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से हैं? यगन, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। ये 8 होते हैं गण। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वह बहुत सज्जन है, कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। सी वाला ऑप्शन है अंधेरी रात में कुत्ते जोर से भौंक रहे थे, और डी वाला ऑप्शन है मैं सायंकाल घूमने जाता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य नहीं है वह है आपका ऑप्शन बी, कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। इसमें जो है कालचक्र, इसमें चक्र और पहिए दोनों का अर्थ जो होता है वह सेम होता है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा आपका कालचक्र से बचना संभव नहीं है। इसमें पहिया जो है हटाना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। बाकी तीनों वाक्य जो है शुद्ध है। इसका बी वाक्य जो है वह अशुद्ध है। 7वां नंबर प्रश्न है, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अति धन आवश्यक होता है, अत्यावश्यक का सही संधि विच्छेद। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। और इसमें जो है यण संधि है, यण संधि है अत्यावश्यक में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या 2 है, ह्रस्व और दीर्घ। अगर बात पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर
प्रकार के स्वर होते हैं? तो 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्योंकि जो है हिंदी व्याकरण में प्लुत का उपयोग नहीं होता है, प्लुत का उपयोग नहीं होता है हिंदी व्याकरण में। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ऑप्शन ए सही है। अगर केवल पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसमें ऑप्शन 3 लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है। हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर जो स्वरों की संख्या 2 होती है, ह्रस्व और दीर्घ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? दीर्घ आ, दीर्घ उ, दीर्घ ई या आय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आय जो है यह दीर्घ स्वर में आता है। दीर्घ स्वर में जो है ए, आय, ओ और औ, ये सभी जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यह 5वां जो है लिखा गया है, यह अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। 5वां जो लिखा जाएगा वह 5वां यह शुद्ध हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, और डी वाला ऑप्शन जो है सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह है आपका ऑप्शन बी में, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है सर्वनाम कहा जाता है, और इनमें जो है मैं, वह, वे, हम, ये सभी जो है सर्वनाम शब्द होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में मैं जो है सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के, नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग मिलते हैं, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी जो हैं पुल्लिंग नाम हैं। तो प्रायः जो है समुद्रों के नाम पुल्लिंग मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही है। नाव जल में तैरती है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, करण कारक, अधिकरण कारक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नाव जल में तैरती है अधिकरण कारक है, और इसमें जो है में जो विभक्ति है, अधिकरण कारक जो विभक्ति होती है वह में और पर होती है। में, पर, यह अधिकरण कारक की जो है विभक्ति होती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? 4 शब्द दिए गए हैं, प्रहरी, भल्लुक, बहनोई, वर्धन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बहनोई शब्द जो है यह तद्भव है, बाकी तीनों जो है तत्सम शब्द हैं। बहनोई का जो तत्सम शब्द होता है वह भगिनी पति होता है, भगिनी पति। इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। प्रहरी का जो तद्भव होता है यह पहरुआ होता है, और वर्धन का जो तद्भव होता है वह बढ़ना होता है, और भल्लुक का जो तद्भव होता है वह भालू होता है, भालू। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बहनोई शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। दोस्तों, अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 200 नंबर की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आप फुल पेड ग्रुप लेना चाहते हैं विदाउट क्लियरेंस, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 5100 रुपये रखी गई है। फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस की जो फीस है वह 3600 रुपये है। केवल स्टडी मटेरियल जिसमें आपको बिना टेस्ट सीरीज के, बिना डाउट क्लियरेंस के अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 2600 रुपये रखी गई है। 2600 रुपये पे करके जो है आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप 1000 रुपये पे करके भी आप टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वह 1100 रुपये रखी है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8564880530 या 7523864455 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपसर्गयुक्त शब्द नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, पुनर्जन्म, चिरंजीवी,
दीर्घायु, प्रसारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दीर्घायु में जो है उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसका जो विभक्ति करेंगे जब, तो दीर्घ धन आयु, दोनों शब्द जो है यह मूल शब्द हैं। दीर्घायु जो है, दीर्घ धन आयु जो है, दोनों मूल शब्द हैं। इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। पुनर्जन्म में जो है पुनर्धन जन्म, तो इसमें जो उपसर्ग है पुनर है। और चिरंजीवी में जो है चिरधन जीवी, जीवी जो है मूल शब्द है और चिर जो है वह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रसारित में जो है, प्रसारित में प्र उपसर्ग जुड़ा है और मूल शब्द जो है इसमें सार है। और इत जो है, इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें, इत प्रत्यय भी लगी हुई है इसमें। प्र उपसर्ग लगा हुआ है, सार जो है मूल शब्द है और इत जो है प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह सब जो हो जाएगा प्रसारित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है पूछा जा रहा है। बंधा, बद्ध, अभाव, दुर्भाव, बर्बर, सभ्य, विच्छेद, विरह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बर्बर का जो विलोम होता है वह सभ्य होता है। अभाव का जो विलोम होगा वह प्रचुर होगा और दुर्भाव का जो विलोम होता है वह सभ्य होता है। विच्छेद का जो है, विच्छेद का संधि होता है और विरह का जो है संयोग होता है। बद्ध का जो होता है वह मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बर्बर का जो विलोम होता है वह सभ्य होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंचरीक, चंचरीक किसका पर्यायवाची है? जल का, भ्रमर का, हवा का, मित्र का। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी। चंचरीक जो है यह भंवरा का पर्यायवाची है और भंवरे का जो अन्य पर्यायवाची है मधुकर, अली, भृंग, भंवरा, ये सभी जो है भंवरा के पर्यायवाची हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। अरुण, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रातः काल, सूर्य और सिंदूर, अरुण का यह अनेकार्थी शब्द है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वह सही है। 19 नंबर प्रश्न है, जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? समदर्शी, अथाह, शब्दशः, सहगान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शब्दशः। जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह शब्दशः होगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक लोकोक्ति है आपको यह बताना है। कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना, आंख चुराना या एक पंथ दो काज। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यह लोकोक्ति है। बाकी तीनों जो है, कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना, आंख चुराना, ये तीनों जो है यह मुहावरे हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।